अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था रिगार्डिंग कि किस तरह से आप एक्सेप्ट करते हैं एक इंगेजमेंट को, एक्सेप्टिंग एन इंगेजमेंट, और उसकी टर्म्स को कैसे एग्री करते हैं। लाइक जो हमारा पिछले 2-3 दिन से टॉपिक चल रहा है दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 ऑब्टेनिंग एन इंगेजमेंट। उसमें हमने पहले देखा कि ऑब्टेन करने का तरीक़ाकार क्या है, टेंडरिंग प्रोसेस और सारा कुछ। उसके बाद फिर कल हमने एग्री करना था टर्म्स से, इंगेजमेंट लेटर वहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब आज हमारे पास नया टॉपिक आ रहा है दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? अगेन आपकी कोशिश होती है कि क्वालिटी ऑडिट परफॉर्म किया जाए। अब उस क्वालिटी ऑडिट के लिए मेन जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ कि भाई आपने जो काम परफॉर्म करना है ऑडिट के दौरान वो इस तरह से परफॉर्म किया जाए कि कोई भी रीज़नेबल इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी जो है अगर उस काम को रिव्यू करे तो वाकई कि क्वालिटी को आपने इंश्योर किया था। सो थर्ड पार्टी टेस्ट या इन्फॉर्म्ड पार्टी टेस्ट जो है वो हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड स्टैंडर्ड ने अपनी ही कुछ रिक्वायरमेंट्स बता दी। स्टैंडर्ड ने क्या कहा यहाँ पे? सबसे पहले उसने कहा कि जी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी ऑडिट के दौरान कोशिश होनी चाहिए या ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव जो मेन है वो ये होना चाहिए कि जी क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाए जाएँ इंगेजमेंट पे। कोई भी इंगेजमेंट परफॉर्म करनी है आपने वो क्वालिटी को इंश्योर करते हुए करनी है। क्यों? अगर इन केस आप क्वालिटी इंश्योर नहीं करेंगे तो अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या आएगा कि हो सकता है क्वालिटी डिटेरियरेट होने की वजह से आपका जो ऑडिट वर्क था वो शायद प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हुआ, वो प्रॉपरली प्लान नहीं हुआ। अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगेन क्वालिटी कंट्रोल चूँकि आप मेंटेन कर रहे होंगे तो ये वाला काम मिटिगेट हो जाएगा, ये रिस्क नहीं होगा ऐसा जी। आपको एश्योरेंस किस चीज़ की दी जा रही? क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करने पे हम कहते हैं जी द ऑडिट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कि जी एक ये चीज़ आप इंश्योर कर लेते हैं कि ऑडिटर चूँकि क्वालिटी कंट्रोल पर फोकस कर रहा था, इस तरह की सिचुएशन के अंदर इसका जो भी ऑडिट का काम होगा वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रहा होगा और एप्लीकेबल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो रहा है। और दूसरे नंबर पे रिपोर्ट जो इशू की गई है वो इन सर्कमस्टांसिस के अंदर अप्रोप्रिएट थी कि जी क्वालिटी चूँकि इंश्योर की गई है तो ये है थर्ड पार्टी टेस्ट कि जी अगर इन केस कोई भी रीज़नेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी आकर आपका काम चेक करे तो वो कहे हाँ यहाँ पर हम इस तरह से ही ऑडिट परफॉर्म करते। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है कुछ टोटल, वैसे आपके पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं, ISQC में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सबसे पहले आता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर क्वालिटीज़ ऑन ऑडिट। लीडरशिप क्वालिटी, देखिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी ऑडिट कंडक्ट करवाना है तो अब यहाँ पर सवाल सबसे पहले आता है कि जी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ पर इंगेजमेंट पार्टनर उस पर जाती है कि उसने इंश्योर करना है कि आपके जो क्वालिटी है ऑन दिस इंगेजमेंट स्पेसिफिकली वो इंश्योर हो रही हो। क्वालिटी पे फोकस इंगेजमेंट पार्टनर का काम है। फिर इंगेजमेंट पार्टनर का एक और काम है कि जी वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी देखे कि मीट हो रही हैं कि नहीं। इन केस एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं किया जा रहा तो फिर डेफिनेटली अगेन इंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर सवाल उठता है। तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि इंगेजमेंट पार्टनर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंगेजमेंट। इट्स द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंगेजमेंट पार्टनर कि वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करवाए, इंडिपेंडेंस को चेक करवाए, वो देखे क्योंकि थ्रेट टू इंडिपेंडेंस तो नहीं है, साथ ही साथ वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले कि भाई क्वालिटी को इंश्योर करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंगेजमेंट पार्टनर जो है वो चूँकि रिपोर्ट्स वो साइन कर रहा होता है तो इस सिचुएशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो अगर किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो इंगेजमेंट पार्टनर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगेन थ्रू आउट द ऑडिट इंगेजमेंट द इंगेजमेंट पार्टनर शैल रिमेन अलर्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग इंक्वायरीज एज नेसेसरी फॉर एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स बाय मेंबर ऑफ द इंगेजमेंट टीम। वही जो चीज़ें हमने चैप्टर 13 में पढ़ी हैं अभी, वही चीज़ें वो कहता है कि यहाँ पर हमने इंश्योर करना है कि ऐसा तो नहीं है कि इस एथिकल रिक्वायरमेंट को कोई मीट ना कर रहा हो। अगर एथिकल रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही, नॉन कंप्लायंस हो रही है तो ये आइडेंटिफाई करना, इस चीज़ को ओवरकम करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंगेजमेंट पार्टनर की। अगर इंगेजमेंट पार्टनर के अटेंशन में कोई इस तरह की बात आई थ्रू द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और अदरवाइज दैट इंडिकेट दैट अ मेंबर ऑफ इंगेजमेंट टीम
हैव नॉट कंप्लाइड विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, तो एंगेजमेंट पार्टनर ने बाकी लोगों से भी कंफर्म करना है, कंसल्ट करना है कि क्या अप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए। कि एक बंदा अगर एथिकली काम परफॉर्म नहीं कर रहा तो जो उसका एंगेजमेंट पार्टनर है उस एंगेजमेंट पे वो डिसाइड करेगा इन कंसल्टेशन विद अदर्स इन द फर्म कि भाई आइदर हमने क्या इसके खिलाफ एक्शन लेना है। अच्छा जी, इंडिपेंडेंस, अगेन इंडिपेंडेंस के वही पॉइंट्स हैं बेटा जो हम वहाँ पढ़ आए हुए हैं चैप्टर 13 के अंदर। यहाँ पर सिर्फ एडिशनल पॉइंट क्या है कि आपने जो भी कंक्लूजन लेना है ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, तो आपने यहाँ पर ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। obtain relevant information from the firm to identify and evaluate circumstances and relationship that create threat to independence। आप circumstances यहाँ पर आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, करवाएं, फिर उसके बाद उसको इवेल्यूएट करवाएं। अब कोई चीज़ आपके इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुँचती तो यहाँ पर डेफिनेटली इंगेजमेंट पार्टनर को मजीद इस पर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। क्यों? अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी इंगेजमेंट पार्टनर की है। ठीक है, इवेल्यूएट इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस। अगर कोई ब्रीच हुई है, इंडिपेंडेंस को फॉलो नहीं किया गया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है तमाम उन ब्रीचेस को जिनके बारे में आप तक बात पहुंची है, ऑफ द फर्म्स इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू डिटरमिन वेदर दे क्रिएटेड अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस फॉर द ऑडिट इंगेजमेंट। क्या इससे ऑडिट इंगेजमेंट पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ गया? अगर इंगेजमेंट पर कोई इफेक्ट पड़ा है तो डेफिनेटली फिर इंगेजमेंट पार्टनर को यहाँ पर उसके खिलाफ एक्शन भी लेना पड़ेगा। Take appropriate action to eliminate such threat to reduce them to an acceptable level by applying safeguards। और अगर यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, सेफ गार्ड लगाने से हमें एज सच कोई भी हमारी इंडिपेंडेंस जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है वो रिवर्स नहीं होगी, या वो किसी भी सेफ गार्ड को हम अप्लाई करने के बाद उस थ्रेट को मिटिगेट नहीं कर सकते, तो इन दैट सिचुएशन आपने फिर विड्रॉ कर लेना है जी। जहाँ पर विड्रॉल पॉसिबल हो अंडर एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन। इन केस अगर नहीं होता तो फिर आपने दोस्त चार विद गवर्नेंस और रेगुलेटर वगैरह को इन्फॉर्म करना होता है जी। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि एक्सेप्ट करना है आपने या कंटिन्यू रखना है क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट इंगेजमेंट्स। तो आपसे कहा जाता है कि जी जब भी एक्सेप्ट करना है आपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी देखना है, फिर उसके बाद आपने जब भी रिकरिंग ऑडिट परफॉर्म करने हैं, लाइक कंटिन्यूस इंगेजमेंट आ गई आपके पास, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंगेजमेंट पार्टनर का काम है कि वो यहाँ पर बार बार आइडेंटिफाई करता रहे कि अगर कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमें ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो वो यहाँ पर उसको कंसिडर करे। Engagement partner shall be satisfied that appropriate procedure regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagements have been followed and shall determine that conclusions reached in this regard are appropriate. If the engagement partner obtained information that would have caused the firm to decline the audit engagement, had that information been available earlier, the engagement partner shall communicate the information to promptly to the firm so that the firm and engagement partner can take the नेसेसरी एक्शन। कि अगर कोई केस इस तरह का आ जाता है आपके पास जहां पर आपको लगता है कि नहीं, ये क्लाइंट एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए था, इसकी कॉन्टिन्यूएंस हमें नहीं करनी चाहिए थी, तो अब यहाँ पर वो अगेन कंसल्ट भी करेगा फर्म में और इन्फॉर्म भी करेगा सबको ताकि अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके जी। ISQC1 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल का एक ही स्टैंडर्ड अभी तक, ठीक है। अभी आगे चल के एक और भी आना है ISQM, बट अभी ISQC ही चल रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, और इसका एक ही स्टैंडर्ड है तो उसका नाम ISQC1 रखा हुआ है। वो रिक्वायर कर रहा होता है फर्म से कि जी आपने नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है रिगार्डिंग सर्कमस्टांसेस बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट। कि जी यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंस का इशू तो नहीं है, या अगर कोई क्लाइंट हम एग्जिस्टिंग है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो क्या उसमें तो नहीं इंडिपेंडेंस का कोई इशू आ रहा। इन केस अगर इशू आ रहा है तो फिर हमने यहाँ पर उसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लेना है जी। इंफॉर्मेशन सच एज द फॉलोइंग असिस्ट द एंगेजमेंट पार्टनर इन डिटरमिनिंग वेदर द कंक्लूजन्स रीच रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स आर अप्रोप्रिएट। लाइक यहाँ पर चंद एक इन्फॉर्मेशन के फैक्टर्स जो हैं आपने कंसिडर करने होते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो प्रिंसिपल ऑनर्स हैं उनकी इंटेग्रिटी क्या है जी। जो आपके क्लाइंट के मेन
स्पॉन्सर्स हैं, मेन शेयर होल्डर्स हैं, मेन ऑनर्स हैं, वो किस तरह के लोग हैं। फिर उसके बाद की मैनेजमेंट पर्सोनल के डायरेक्टर्स क्या हैं, कौन लोग हैं। आइदर ऐसा तो नहीं है ये कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में पहले इन्वॉल्व था, न्यूज़पेपर में इसके नाम पर कुछ छपा भी हुआ है, या वेबसाइट पे हमने सर्च किया तो पता चला जी इस बंदे के नाम पर तो पहले ही कई मुकदमात चल रहे हैं। ये इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं चीज़ें। अगर उसके नाम पर पहले कोई इस तरह की चीज़ निकल आई है या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस निकल आया, देन यू शुड अवॉइड परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ दिस क्लाइंट। क्यों, अब आपको यहाँ पर ख़तरा हो जाना चाहिए पहले दिन से ही। लाइक लॉजिकली अगर हम बात करें तो देखें, अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई इस टाइम पर जो क्लाइंट हमने एक्सेप्ट करने जा रहे हैं इनके 3 डायरेक्टर्स, या चलें 1 डायरेक्टर और 2 ऑनर्स जो हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। अब यहाँ पर आपको फ़ौरन से पहले आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि हो सकता है जिस क्लाइंट का हम ऑडिट करने जा रहे हैं हो सकता है इसके थ्रू भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो आइदर हमने इसका ऑडिट करना है कि नहीं करना है। क्यों, कल को आपके खिलाफ भी एक्शन लिए जा रहे होंगे कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और आपने आइडेंटिफाई नहीं की। सो आपको सेफर साइड पे रखने के लिए वो कहते हैं इंटेग्रिटी को लाजमी चेक करें। वेदर द एंगेजमेंट टीम इज़ कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। आप अपनी कॉम्पिटेंसी को भी चेक करें कि क्या हम इस तरह का ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं, एंड हैज़ द नेसेसरी कैपेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज। फिर उसके बाद क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कर सकते हैं और कर रहे हैं तो फिर आप ये क्लाइंट एक्सेप्ट करें, अदरवाइज ना करें। सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट अराइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप। जी, पिछले सालों में अगर कोई आपने ऑडिट एंगेजमेंट इसी क्लाइंट की परफॉर्म की तो वहाँ पर क्या कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, कोई इस तरह के मैटर्स जो आपको लगता हो कि ये काम काफ़ी इन्होंने अजीब सा किया हुआ और सिग्निफिकेंट भी है, मटेरियल आइटम है और इस पर एज सच हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो उसका सोर्स कोई बहुत अच्छा नहीं है। सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं कोई इस तरह के कि जी यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ की जाती है बाय क्लाइंट और आप कहते हैं कि जी ये इन्फॉर्मेशन आप पहले क्यों नहीं बता देते हमें, हर साल के एंड पे ही जाके क्यों बताते हैं, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है उस दिन जाकर तो हमें सब्सीक्वेंट इवेंट बता रहे हैं कोई। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स इस तरह के पिछले सालों में अगर आइडेंटिफाई हुए हैं, करंट ईयर में हुए हैं, तो क्या हम यहाँ पर इसको देखें कि आइदर हमने इस क्लाइंट को कंटिन्यू भी करना है कि नहीं करना, क्या रिलेशनशिप को हमने बहाल भी रखना है कि नहीं। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, अभी तक देखें तो हमने अभी सिर्फ 3 पॉइंट्स ही पढ़े हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने कहा एंगेजमेंट पार्टनर की है। रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमने कहा जी एंगेजमेंट पार्टनर ने कोशिश करनी है कि हर तरह का मैटर उसके सामने आ जाए और फिर वहाँ पर वो कंक्लूजन रीच कर रहा हो कि इंडिपेंडेंट है हमारी टीम। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट वो हमने देखना है। देन असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, आपने टीम वो असाइन करनी है जो क्वालिटी को फोकस कर सके। देखें क्वालिटी जब भी आपने मेंटेन करनी होती है, यहाँ पर अक्सर आपको एग्जांपल्स मिलती हैं कि जी मिसाल के तौर पे हम किसी पॉलिटिशियन की ही बात कर लें, हम कहते हैं जी वो अगर खुद ईमानदार है या एटलीस्ट ईमानदार होने का कहते हैं तो टीम भी उस तरह की रखें जो ईमानदारी को प्रमोट कर रही हो, जिसका एम्फेसिस ये हो कि भाई हमने भी इसी तरह से इसी राह अमल पे चलना है। जी हमारा लाए अमल भी यही होना चाहिए कि जी हमें कोई भी इस तरह से आकर ये ना कह सके कि जी आपने भी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की है या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस निकला है। अब यहाँ पर बात क्या आती है कि जी अगर वो खुद सिर्फ यहाँ पर क्वालिटी को एनफोर्स कर रहा हो और यहाँ नीचे बाकी जितना भी स्टाफ है वो क्वालिटी पर फोकस ही नहीं कर रहा, इन दैट केस क्या होगा, हम कहेंगे कि जी यहाँ पर सिर्फ ये बातें ही रह जाएंगी, नीचे एज सच इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज़ की नहीं हो रही होगी। तो असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम में हम कहते हैं कि जी एंगेजमेंट पार्टनर का सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है कि एंगेजमेंट टीम और कोई भी अगर एक्सपर्ट वगैरह हमने अपॉइंट किए हैं जो एंगेजमेंट टीम का हिस्सा तो नहीं है लेकिन हमारी एंगेजमेंट में हेल्प ज़रूर कर रहे हैं, तो उनके पास क्या अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटीज़ हैं कि नहीं है, किस चीज़ की, कि वो ऑडिट को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें। टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट in accordance with professional standards and applicable law and regulation, enable an auditor report that is appropriate in the circumstances to be issued। कि जी जो हमने रिपोर्ट इशू करनी है
वो अप्रोप्रिएट हो इन सर्कमस्टांसेस में, ऐसा करने के लिए डेफिनेटली हमें कॉम्पिटेंट और कैपेबल स्टाफ चाहिए होगा। अगर वो कॉम्पिटेंट और कैपेबल नहीं है तो ऐसे केस में अगेन प्रॉब्लम आ सकती है। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, इंगेजमेंट परफॉर्म कैसे होगी जी? डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस। हम कहते हैं कि जी आपने किसी भी स्टाफ मेंबर को कोई काम एलोकेट कर दिया, अब आपने उसको ये डायरेक्ट नहीं किया कि इसको इस प्रोसेस में परफॉर्म करके दिखाएं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई भी काम परफॉर्म करवा रहे हैं किसी से, आप उसको सिर्फ कह दें कि जी ये काम कर दो, अब उसके बीच में अगर कोई और स्टेप्स भी थे तो अगर उस बंदे को नहीं पता या उस बच्चे को नहीं पता तो हो सकता है कि वो काम ख़राब कर दे। लेकिन यहीं पर अगर कोई ऐसा स्टाफ मेंबर है जो अप्रोप्रिएटली काम को जानता है तो उसको चाहिए कि पहले यहाँ पर डायरेक्ट करे कि भाई ये प्रोसेस है, इस तरीके से आपने काम को करना है, इस तरीके से काम करेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आपसे कहा जाता है कि जी आपने इंगेजमेंट टीम जो भी एलोकेट की है उसको डायरेक्शन भी दें कि भाई पहले आपने इसको प्लान करना है, देन एग्जीक्यूट इस तरीके से करना है, देन हमने फाइनलाइज करना है इस चीज़ को। डायरेक्शन। देन आ जाती है सुपरविजन कि जी हम यहाँ पर जो डायरेक्शन देकर आए थे उसको सुपरवाइज भी तो करें, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि भाई जिस तरह से काम बताया गया था, डायरेक्ट किया गया था, क्या वो ऐसे ही परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसकी सुपरविजन करवाई जाए। एंड परफॉर्मेंस, डेफिनेटली वो काम हो भी रहा है वैसे कि नहीं हो रहा। एंगेजमेंट पार्टनर शेल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट in compliance with professional standard and applicable legal and regulatory requirements, and the auditor's report being appropriate in the circumstances। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं जी। रिव्यूज़ की तरफ आते हैं। जब आपने एक इंगेजमेंट को डायरेक्ट और सुपरवाइज कर दिए, नाउ इट इज़ टाइम कि जी इसको रिव्यू करना है या रिव्यू करवाना है किसी एक्सटर्नल रीजनेबल इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी से। एंगेजमेंट पार्टनर ने कोशिश करनी है कि रिव्यूज़ परफॉर्म होते रहें इन अकॉर्डेंस विद द फर्म्स पॉलिसी। ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंगेजमेंट पार्टनर शैल थ्रू अ रिव्यू ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड डिस्कशन विद द एंगेजमेंट टीम एंड बी सेटिस्फाइड दैट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड टू सपोर्ट कंक्लूजन्स रीच्ड एंड फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू बी इशूड। कि जी जो रिपोर्ट इशू की जानी है क्या वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, उस पर जो कंक्लूजन लिए जा रहे हैं ये सारे रिव्यूज़ वो परफॉर्म करे। देन अगर कहीं पर इशू आता है तो वो रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी से रिव्यू करवाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कंसल्टेशन। कंसल्ट करवा लें आप। इन केस कहीं पर आपका फिर यहाँ पर डिस्प्यूट हो जाता है विद द इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, इंगेजमेंट पार्टनर कह रहे डेफर टैक्स ऐसे कैलकुलेट हो गए, EQCR वाला कहता है नहीं जी ऐसे होगा, अब था तो वो भी रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी, देन डेफिनेटली वो आगे मजीद किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम आ रही थी, इसको रिजॉल्व करें। जब तक रिजॉल्व नहीं होगा ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं होगी। इस पॉइंट को अपने जहन में रखना है। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन इंगेजमेंट पार्टनर एंड द रिव्यूअर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कहते हैं कि जब तक the dispute has not been resolved, the audit report cannot be issued. Engagement partner shall take the responsibility for engagement team undertaking appropriate consultation on difficult or contentious matter, be satisfied that the member of engagement team have undertaken appropriate consultation during the course of engagement, both within the engagement and between the engagement team and others at appropriate level within or outside the firm। जी जो भी कंक्लूजन्स रीच किए, जो भी उनका रिज़ल्ट आया वो सारे डॉक्यूमेंट किया हो, उससे सेटिस्फाइड हो एंगेजमेंट पार्टनर कि भाई ये प्रॉपरली कंसल्ट किया गया था और फिर ये हमने जो भी डिसीजन लिया वो लिया है, और कंक्लूजन्स जो इस एंगेजमेंट पर स्पेसिफिकली लिए गए थे उनका रिज़ल्ट क्या है वो भी आइडेंटिफाई करें। जी कंक्लूजन क्या निकला, जो कंसल्टेशन ली गई थी उसका कंक्लूजन क्या निकला वो भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंगेजमेंट पार्टनर। जी इसके बाद आता है इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। जो भी हम बात कर रहे थे कि एक्सटर्नली आप किसी से रिव्यू करवा रहे थे, एक रिव्यू तो वो था जो इंगेजमेंट पार्टनर ने परफॉर्म किया, कंसल्टेशन उसको लग रहा था कि कहीं पर कंसल्ट करवाने की ज़रूरत है वो भी करवाई।
अब यहाँ पर पॉइंट आ गया स्पेसिफिकली इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का। तो हमने कहा जी तमाम एंटिटीज़ जो लिस्टेड हैं जब उनका आप ऑडिट परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि इंगेजमेंट पार्टनर लाजमी तौर पर एक इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को भी अपॉइंट करें। ये रिक्वायरमेंट अगेन ISQC की है कि यहाँ पर रिव्यू करवाया जा रहा हो। किससे करवाया जा रहा हो? तो हम कहते हैं कि यहाँ पर आपने रिव्यू करवाना है बाय EQCR। अब EQCR से रिव्यू करवाने के भी दो मेथड्स हो सकते हैं। वन इज हॉट फाइल रिव्यू, वन इज कोल्ड फाइल रिव्यू। हॉट फाइल तब रिव्यू होता है जब आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं की, ऑडिट रिपोर्ट अभी इशू नहीं की और आपने पहले ही कहा कि EQCR करवा लीजिए। लिस्टेड के केस में ये लाजमी है कि आप हॉट फाइल रिव्यू करवाएं। लिस्टेड के केस में जो EQCR करवाना है वो हॉट फाइल रिव्यू ही होगा। दूसरा पॉइंट आता है कोल्ड फाइल रिव्यू। ये तब हो रहा है जब ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है बट हम कह रहे हैं कि EQCR इस फाइल को एक बार एटलीस्ट देख ले आफ्टर इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब पॉइंट क्या आता है जी, हॉट फाइल रिव्यू बिफोर इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट था। क्यों? क्योंकि लिस्टेड एंटिटी ज़्यादा रिस्की क्लाइंट है। सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट आता है दैट इज़ ज़्यादा रिस्की क्लाइंट है और हमें खदशा इस चीज़ का होता है कि हो सकता है कि हम कोई इनअप्रोप्रिएट डिसीजन ले लें, इनअप्रोप्रिएट कंक्लूजन पर रीच कर जाएं। तो बेहतर यह है कि हम EQCR अपॉइंट करें और लिस्टेड एंटिटी की रिपोर्ट इशू होने से पहले हम ये काम कर लें, रिव्यू करवाएं फाइल का। फिर अक्सर फाइल्स होती हैं बिल्कुल छोटी सी, प्राइवेट कंपनी है, उसका पेड अप कैपिटल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि हमारा इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है वो आकर ये वाली फ़ाइल को भी चेक करे ताकि हमें पता चले छोटी फाइल में कोई गलती तो नहीं है। तो ये आफ्टर इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसको हम नाम देते हैं कोल्ड फाइल रिव्यू का। ठीक है जी। हम कहते हैं लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में रिक्वायर्ड है फर्म से कि जी वो इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू परफॉर्म करवाएं। फिर डिटरमिन करें दैट एन इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज़ बीन अपॉइंटेड। ये इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई EQCR अपॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ, ये इंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना है। नंबर 2, डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट इंगेजमेंट इंक्लूडिंग दोज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द EQCR विद द इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। कोई भी मेन पॉइंट इस तरह का निकल आया है जहाँ पर आपको लगता है डिस्कशन रिक्वायर्ड है तो उसको डिस्कस करें, इन तमाम सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिस्कस करें। नॉट डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। जब तक ये रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा आप ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करेंगे। इसके अंदर जो सबसे मेन पॉइंट है दैट इज कि इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जब तक कंप्लीट नहीं होगा आप ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते जी। जी इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का काम क्या है? अब उस तरफ आते हैं कि उसने यहाँ पर इवैल्यूएट करना है कि भाई सिग्निफिकेंट जजमेंट्स क्यों ली गई। यहाँ जजमेंट जो है चूंकि डेफिनेटली जजमेंट सब्जेक्टिव होती है, एक बंदे की जजमेंट और है एक बंदे की और है। हम यहाँ अक्सर क्लास में डिस्कस किया करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक एयर कंडीशनर है, इसकी यूज़फुल लाइफ एक बच्चे की नज़र में 10 ईयर्स है, एक बच्चे की नज़र में 3 साल है। अब यहाँ डेफिनेटली डेप्रिसिएशन चार्ज भी डिफरेंट हो गया और उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी चेंज हो रही है। अब यहाँ तो ये सिर्फ एक आइटम थी, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे ली जा रही थी। डेफर्ड टैक्स एसेट कैसे रिकग्नाइज कर लिया, तो अब यहाँ पर इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने चेक करना है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या था जो इवैल्यूएशन की उसका। एंड कंक्लूजन रीच इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट कैसे फॉर्मुलेट की गई, उस पर कंक्लूजन कैसे रीच किया गया, वो यहाँ पर हमने बताना है। Evaluation shall involve discussion of significant matters with the engagement partner, review of the financial statement and proposed auditor's report,
review of selected audit documentation relating to the significant judgment and the engagement team made and the conclusions it reached। जी यहाँ पर सबसे पहले इंगेजमेंट पार्टनर से डिस्कस करें कि ये भाई सिग्निफिकेंट मैटर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करे और प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट को देखे कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट है, क्या अप्रोप्रिएट भी है कि नहीं है। देन सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करे, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग देख ले, रेवेन्यू रिकग्निशन की वर्किंग देख ले, डेटर्स की वर्किंग देख ले कि इसकी प्रोविजन कैसे रिकग्नाइज हो रही है, मेन आइडियाज़ वो यहाँ पर चेक कर ले और देखे कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट जजमेंट्स कहाँ कहाँ ली गई हैं। और हो सकता है कि जजमेंट की बेसिस पर सिलेक्ट कर रहा हो कि भाई ये एरिया से जहाँ सिग्निफिकेंट जजमेंट ली गई है हम इसी को ही चेक करते हैं, और कंक्लूजन्स अगर कोई रीच किया तो वो भी बताने हैं। इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन रीच्ड इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ वेदर द प्रपोज्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएट। इवैल्यूएट करना है कि जी ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाने में जो कंक्लूजन रीच किए गए वो अप्रोप्रिएट भी हैं कि नहीं है। और लास्ट थिंग इज कि कंसिडर करें कि वेदर ऑडिटर्स रिपोर्ट इज़ अप्रोप्रिएट। जी अगेन लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए जब इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है वो काम परफॉर्म कर रहे होगा तो इसके अंदर उसने कंसिडर करना है इंगेजमेंट टीम्स इवैल्यूएशन ऑफ द फर्म्स इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू द ऑडिट इंगेजमेंट, कि क्या हम इंडिपेंडेंट थे भी कि नहीं। दूसरे नंबर पे वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज़ टेकन प्लेस ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्या यहाँ पर जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया विद इन द एंगेजमेंट टीम और एंगेजमेंट टीम एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, इनके दरमियान अगर कहीं पर भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है, डिस्प्यूट राइज हो गया, तो क्या वो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन उस पर ली गई है कि नहीं, और उस पर अगर कोई डिस्कशन की गई है तो क्या उसके कंक्लूजन अप्रोप्रिएटली रिसीव कर लिए गए और उन कंक्लूजन्स पर क्या हमने अप्रोप्रिएटली एक्शन ले लिया। वेदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सिलेक्टेड फॉर reviews reflect the work performed in relation to the significant judgments and support the conclusion reached। जी अगेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया विद इन द एंगेजमेंट टीम with those consulted or where applicable between engagement partner and EQCR, thus engagement team shall follow the firm's policy and procedure for dealing and resolving the difference of opinion। अगेन मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। उसने कहा जी फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर, वो फर्म की पॉलिसी होती क्या है कि जी आप यहाँ पर अगेन ये मामला किसी सीनियर पार्टनर के पास लेके जा सकते हैं, वहाँ ले जाएं, उनके साथ डिस्कस करेंगे जी ये इशू आ रहा है, अब बता दें इसमें क्या किया जाए, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अब यहाँ पर इसको रिजॉल्व किया जाए। मॉनिटरिंग, अब यहाँ पर अगर देखें आपने एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल का मैकेनिज्म बना लिया, आपने कहा जी लीडरशिप भी हम अप्रोप्रिएट रखेंगे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो करेंगे, प्रॉपर्ली हम गाइड करेंगे टीम को, डायरेक्शन देंगे, सुपरविजन देंगे, और फिर उसके बाद रिव्यूज़ भी परफॉर्म करवा रहे हैं, खुद भी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से भी, और यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है तो उसको भी रिजॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट रह जाता है हमारे पास कि भाई अगर इन सब चीज़ों को आपने इन्फोर्स करवाना है, लाइक देखें आप एक मैकेनिज्म ज़रूर बना देते हैं लेकिन उसको इन्फोर्स सिर्फ तभी करवाया जा सकता है जब उसकी मॉनिटरिंग हो। ये इसी तरह से जैसे मिसाल के तौर पर ट्रैफिक सिग्नल बन जाए लेकिन अब यहाँ पर उसका मॉनिटरिंग का प्रोसेस ना हो। अब सिग्नल लगा हुआ है लेकिन लोग उसको रेड लाइट पे भी क्रॉस कर जाते हैं, रेड लाइट पे क्रॉस करते हैं, इसका मतलब क्या, मॉनिटरिंग का प्रोसेस आपका अप्रोप्रिएट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, जिस वजह से लोग उसको ज़्यादा फॉलो नहीं करते। लेकिन जिस दिन से कैमराज लग गए, अब क्या हुआ, जैसे ही कोई बंदा रेड लाइट क्रॉस करता है उसका चलान हो जाता है, अब ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया। मॉनिटरिंग प्रोसेस का ये काम है कि भाई जो हमने मैकेनिज्म या फर्म की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाए हैं क्या वो अप्रोप्रिएटली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मॉनिटरिंग, एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड्स अ मॉनिटरिंग प्रोसेस। वो कहते हैं कि जी यहाँ पर आपने अगर मॉनिटरिंग प्रोसेस नहीं ना बनाया तो इसका मतलब है इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम नहीं बनना आपका। Designed to provide the firm with reasonable assurance that its policies and procedure relating to the system of quality control are relevant, adequate and operating
इफेक्टिवली। इसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को देखने के लिए, इसको एडिक्वेट बनाने के लिए, रेलिवेंट बनाने के लिए आप कहते हैं जी मॉनिटरिंग प्रोसेस लाजमी है। Engagement partner shall consider the results of the firm's monitoring process as evidenced in the latest information circulated by the firm and if applicable other network firms and whether deficiencies noted in that information may affect the audit engagement। क्या ऑडिट इंगेजमेंट के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट आता है तो वो भी आपने साथ मॉनिटरिंग प्रोसेस में देखना है। इसी में ही आपके सिलेबस में तो शामिल नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग प्रोसेस में होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि आपकी फर्म का रिव्यू कोई दूसरा ऑफिस आकर परफॉर्म कर रहा होता है, आप ही की फर्म का कोई दूसरा ऑफिस, लाइक आप लाहौर ऑफिस में थे, कराची ऑफिस से कोई टीम आई और आकर तो वो देख रहे हैं कि भाई क्या आप एडिक्वेटली सारे फर्म की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्या यहाँ पर हर चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म हो रही है, लीडरशिप को अप्रोप्रिएटली सेट किया गया, एथिकल रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं, डायरेक्शन सुपरविजन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, रिव्यूज़ परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद इन केस अगर EQCR अपॉइंट हुआ है तो क्या उसकी बात को हमने अप्रोप्रिएटली कंसिडर भी किया कि नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि बॉदर ही नहीं कर रहे होते, तो जब नहीं कर रहे होंगे मॉनिटरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर वहाँ पर बॉदर करना स्टार्ट कर देंगे। तो मॉनिटरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब इन केस अगर यहाँ वाले एक इंगेजमेंट पार्टनर, लाहौर ऑफिस के इंगेजमेंट पार्टनर ने कोई गलती की हुई थी, तो अब क्या होगा, विद इन द फर्म, लाइक पूरे पाकिस्तान में जो ऑफिसेज हैं एक ही नाम से अगर फर्म चल रही है तो वो स्पेसिफिक पार्टनर को हाईलाइट करेंगे कि भाई इसने ये गलतियाँ की हैं और इनको अब हम ट्रेन करेंगे मज़ीद कि आगे से ये गलती ना करें। ट्रेन कर दिया। अब अगर इन केस इस तरह से होता है कि दोबारा ये वही गलती करते हैं, ट्रेन भी किया गया, इनको सारा सिस्टम भी समझाया गया और इंगेजमेंट पार्टनर फिर वही गलती दोहरा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उससे पूछा जाएगा भाई आपने ऐसा क्यों किया। अगर आपको लगता है डेलिबरेटली किया है तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा उस पार्टनर के अगेंस्ट जी। लेकिन ये अगेन आपके सिलेबस में तो मॉनिटरिंग प्रोसेस को इतना डिटेल में नहीं बताया गया जितना मैंने आपको बता दिया है। तो अब यहाँ आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। एन ऑडिटर विदाउट अ डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट एन ऑडिटर। ऑडिटर अगर अपने पास किसी भी चीज़ का एविडेंस नहीं ना उसके पास उस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो वो बात कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो अच्छा ऑडिटर है ही नहीं। एक ऑडिटर के लिए रिक्वायर्ड है कि वो अपने पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करे हर चीज़ की, कि भाई मैंने ऑडिट कैसे कंडक्ट किया, कैसे मैंने इंश्योर किया कि हाँ क्वालिटी कंट्रोल को हम मेंटेन कर रहे थे जी। ऑडिटर शैल इंक्लूड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ दे वर रिजॉल्व। ऑडिटर के लिए रिक्वायर्ड क्या है कि वो डॉक्यूमेंट करे किस चीज़ को, जो इश्यूज आइडेंटिफाइड हुए इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और अगर उनको रिजॉल्व किया गया तो वो कैसे किया गया। देन कंक्लूजन्स ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस पर हमारे कंक्लूजन क्या है, क्या हम इंडिपेंडेंट थे, और अगर नहीं थे तो हमने यहाँ पर एक्शंस क्या क्या लिए। दैट अप्लाई टू द ऑडिट एंगेजमेंट एंड एनी रेलिवेंट डिस्कशन विद द फर्म दैट सपोर्ट दीज कंक्लूजन्स। Last thing is conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and the audit engagement। कि जी आपकी ऑडिट इंगेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर जो जो चीज़ें थी एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टीन्यूस पे, उसके कंक्लूजन कैसे रीच किए गए ये आपने डॉक्यूमेंट करना है। नेचर एंड स्कोप ऑफ एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन अंडरटेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। नेचर एंड स्कोप ऑफ कंक्लूजन क्या था कि जी हमारा कंक्लूजन अप्रोप्रिएट था कि नहीं था, रिजल्ट्स क्या निकले, कंसल्टेशन जो भी की गई, दीज मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, ताकि इंश्योर किया जा सके भाई कंसल्टेशन वाकई हुई थी। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप कहते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट बनाना है जी। इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या करेगा, EQCR जिसने परफॉर्म किया है वो डॉक्यूमेंट भी साथ करेगा कि भाई मैंने ये इंगेजमेंट रिव्यू की, ये प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म्स पॉलिसीज ऑन इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल हैव बीन परफॉर्म्ड। जो प्रोसीजर भी थे फर्म की पॉलिसी और प्रोसीजर के मुताबिक हमने वो परफॉर्म किए कि नहीं किए, ये EQCR ने अपने पास फिल करना है। दैट द रिव्यू हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिपोर्ट, यहाँ पर उसने डेट मेंशन करने की इस डेट पर रिव्यू कंप्लीट हो गया था। एंड द लास्ट थिंग, रिव्यूअर इज़ नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व्ड मैटर्स। ऐसा तो नहीं है कि कोई मैटर था और वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ और ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई। अगर ऐसा है तो रिव्यूअर ने यहाँ पर बताना है ताकि इंगेजमेंट पार्टनर को कल को पूछा जा सके कि भाई अभी तो रिव्यूअर रिव्यू कर रहा था और आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी।
So the reviewer is not aware of any unresolved matters that would cause the reviewer to believe that the significant judgments the engagement team made and the conclusion it reached were not appropriate. अगर कोई unresolved matters हैं तो आपने वो आइडेंटिफाई भी करना है और उसके बाद उस पर उनसे क्वेश्चनिंग भी करनी है। जी यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और साथ ही साथ बेटा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास जो चैप्टर रिव्यू आ रहा है उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि आपको ये पता होना चाहिए एथिकल कंसिडरेशंस क्या हो, एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि एथिकल कंसिडरेशंस विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट एंड एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस हैं क्या। अगर प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट चेंज होती है तो वहाँ पर उसका मैकेनिज्म क्या है। ISA 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्री कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, वो आपको पता होनी चाहिए, और एंगेजमेंट लेटर कैसे बनाना है वो आपको पता होना चाहिए। द लास्ट थिंग इज़ ये ISA 220 क्वालिटी कंट्रोल वाला था जो अभी आज हमने पढ़ा है। वो कहता है कि जी आपको पता होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट हैं क्या क्या और किस तरीके से आप इसको फुलफ़िल कर रहे होते हैं। तो हमें सारा ये प्रोसेस पता है, हमने किस तरीके से इसको लेकर चलना है। जी ISA 220 ठीक है बेटा जी, यहीं पे क्लास को ऑफ करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे भी पूछ लिया करें, कॉल पे भी पूछ सकते हैं तो पूछ लें, कोई इशू नहीं है। अल्लाह हाफिज़।